हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 पर। फ्रेंड्स, क्लास 18 में जो प्रीवियस क्लास थी विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो अबाउट ऑथर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे सिलेबस में जो पोएम है लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन अबे, उसकी समरी को देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो फर्स्ट विजिटेड किया था वे वैली को, वो किया था जब उनकी एज 23 ईयर्स ओल्ड थी। और जो विजिटेड किया गया था वो किया था 1793 में। और वे वैली का जो डिस्क्रिप्शन है, जो नेचर का डिस्क्रिप्शन है, ये इस पोएम में किया गया है। हिज रिटर्न 5 ईयर्स, 5 साल बाद वो दोबारा वापस आते हैं, विजिट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरथी के साथ में, और नेचर का जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं। साथ ही टिंटन अबे इज ए पोएम ऑफ रिमिनिसेंस, रिफ्लेक्शन एंड लविंग रिमेम्बरेंस। जाहिर सी बात है, रिमिनिसेंस क्योंकि 5 साल बाद वो विजिट कर रहे हैं, तो जो उनका रिमिनिसेंस है वो, और जो रिफ्लेक्शन है उनका नेचर के टुवार्ड्स, और जो लविंग रिमेम्बरेंस है, वो सब चीज़ें इस पोएम में दिखाई गई है। इन इज पोएटिक जर्नी वर्ड्सवर्थ एंड अपनी सिस्टर जो है डोरथी के साथ में वो आए हैं। डोरथी वाज एंगेज टू ए स्कॉलर अंडर वर्ड्सवर्थ tutelage. The young man died suddenly, leaving Dorothy. Then Wordsworth shattered in his sister grief. एक्चुअल में जो डोरथी है जो एंगेज होती है, वो एक स्कॉलर के साथ एंगेज हो जाती है और वो उसकी डेथ हो जाती है स्कॉलर की। और जो वर्ड्सवर्थ है वो सैटर्ड हो जाते हैं अपनी सिस्टर के दुख को लेके, और तब वो यहाँ आते हैं और वो जो डिस्क्रिप्शन करते हैं नेचर के और जो लर्न करते हैं नेचर से, वही सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया गया है। टिंटन अबे हैज द रिफ्लेक्शन ऑफ पोइनेंट मेमोरीज ऑफ ऑथर। और पोइनेंट होते हैं हृदय विदारक, हृदय विदारक विदारक जो मेमोरीज है ऑथर की, उसका ये रिफ्लेक्शन है। टेक्स्ट विद की पॉइंट। 5 ईयर्स है पास्ट 5 समर्स विद द लैंड। सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा आपको कि इसमें जो 5 ईयर्स है, हमने जो प्रीवियस क्लास में भी इस चीज़ का जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें 5 ईयर्स पास्ट, 5 समर्स, 5 विंटर्स, ये सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। तो वो बोल रहे होते हैं लाइन्स में कि भाई 5 साल बीत चुके हैं, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे दोबारा विजिट की है अभी यहाँ पे वे वैली में। दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स विद ए सॉफ्ट इनलैंड मर्मर। और वो बता रहे हैं जो झरने हैं, जो माउंटेन है, उन चीज़ का डिस्कशन करके वो जो है राइटर को जो है स्मूथ फील करा रहे हैं। Once again do I behold these steeps and lofty cliffs, then on a wide settled scene impress। और वो सभी चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो नेचर ब्यूटी का पोएट को बहुत ही रिलैक्स फील कराते हैं। इम्पोर्टेंट की बात है कि द सीन ऑफ द रिवर वे है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा रिवर पूछा जा सकता है, रिवर वे हो गया। फिर लैप्स ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद वो आ रहे होते हैं, और ब्यूटी ऑफ नेचर का जो है इनमें एक्सप्रेस किया गया है। सेकंड लाइन्स, अदर लाइन्स की तरफ बढ़ते हैं। द डेज कम व्हेन आई गेन रिपोज हियर अंडर द डाइक सिकमोर एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, दीज ऑफ ऑर्चार्ड टॉप्स एट सीजन इन। पर जो ये लाइन्स है इनमें वो क्या बोलते हैं कि सबसे पहला चीज है इसमें एक ट्री का जो है नाम आया है कि वो कौन सा पेड़ है, वो साइकेमोर ट्री है। वो बोल रहे हैं ना टेक्स्ट में, द डेज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हियर अंडर द डिस्टेंस साइकेमोर एंड व्यू। तो उस पेड़ का नाम है किसकी, साइकोमोर ट्री के अंडरनीथ। वो कह सकते हो कि वो लर्न करते हैं उस चीज को, याद करते हैं। और साथ में जब वो विजिट करते हैं 5 साल पहले की, तो उसी का डिस्कशन किया गया है। वो जो फार्म लैंड है वैली के, इंक्लूडिंग एट द गार्डन सराउंडिंग कॉटेज एंड द मैनी क्लम्स ऑफ ट्रीज विद इन ऑर्चार्ड्स, ही नोट्स दैट बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ ईयर मिड समर। अब जो टाइम ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछा जाए लाइन में कि किस टाइम की किस पीरियड की जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है पोएट के द्वारा, तो वो मिड समर का डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मिड समर इसलिए है क्योंकि द फ्रूट ऑन द ट्रीज इज नॉट येट राइप एंड द ऑर्चार्ड्स आर कंप्लीटली ग्रीन। क्योंकि जो फल फ्रूट थे वो अभी तक अच्छे से पके नहीं है, जो फसलें वो तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने मिड समर का डिस्क्रिप्शन इन लाइन्स में किया गया है। Next, once again I see these hedgerows, hardly hedgerow, little lines, sporty wood run wild, these pastoral farms green to very door and breaths of smoke। और फिर इन लाइन्स में भी वही डिस्क्रिप्शन वो कंटिन्यू करते हैं, और वो जनरली क्या करते हैं कि जो बोलते हैं कि जो झाड़ियां हैं, द लाइन्स ऑफ बुशेस दैट ही कैन सी आर फ्रॉम हिज वेंटेज पॉइंट टीनी एंड ऑलमोस्ट
इनडिस्टिंग्विशेबल आर डेलिबरेटली प्लांटेड रोड्स। तो जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वही नेचर का पेड़ पौधा का वो अच्छे से, और जो रूरल फार्म्स जो पेस्टोरल चीज वो दिखाई गई है। साथ में पोएट ने डिस्कशन किया है सर्कल्स ऑफ स्मोक का। फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जो सर्कल ऑफ स्मोक है, जो धुआं है, स्मोक होता है धुआं, वो कहाँ से उठ रहा है। तो वो आगे इमेजिन करते हैं कि जो स्मोक है वो कुड बी कमिंग फ्रॉम वॉन्डरिंग पीपल, जो लोग घूम रहे हैं लिविंग इन द वुड्स, या हो सके शायद वो उनके वहां से वो धुआं उठ रहा हो, या फिर वो बोलते हैं और फ्रॉम द फायर ऑफ ए डिवोट रिलीजियस पर्सन लिविंग अलोंग इन ए केव, या फिर जो हर्मिट है वो अपनी केव में जो है उस आग को जला रहे हैं जिससे जो है धुआं निकल रहा है। ये डिस्कशन इन लाइंस में किया गया है। नेक्स्ट, दीज ब्यूटीज फॉर्म्स थ्रो ए लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी लैंडस्केप ए ब्लाइंड मैन्स आई। और वो अब क्या करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो उनके लिए कभी भी वो उसको भूल नहीं सकते। इज ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैन्स आई, वो हमेशा उनकी आंखों के सामने रहता है। बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड विद द डिन। फिर यहाँ पे पोएट क्या करता है, पोएट कंपैरिजन कर लेता है अपनी सिटी, जो उसकी अर्बन लाइफ होती है, कि वहाँ लोनली रूम्स होते हैं विद द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आई हैव ऑन टू देम इन आवर्स ऑफ वियरनेस सेंसेशन स्वीट। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक अर्बन लाइफ की नेचर से दूर होके, उसका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। और फिर वो बोलते हैं फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। अब वो उस अर्बन लाइफ में जो वो जी रहे होते हैं अपने लाइफ स्टाइल को, वो फील करते हैं नेचर को, और वो बोलते हैं कि ये मेरे ब्लड में है, मेरे हार्ट में है, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और जो मेरे माइंड को जो है रिलैक्स करते हैं। Feelings too of unremembered pleasure, such perhaps as have no slight to trivial influence on the best option of good man's life, his little nameless, unremembered acts of kindness and of love, no less I trust to them, I may have owned another gift of best from sublime। और वही चीज बताया कि जब जब वो परेशान हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, तो उनके पास एक गिफ्ट है नेचर के रूप में, जो उसको याद करके वो रिलैक्स फील करते हैं, और उनका जो मूड है वो ब्लेस्ड हो जाता है। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, वो बताया जो द बर्डन है, जो भार है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो भार है, जो प्रॉब्लम्स है, वो इस चीज का डिस्कशन इन लाइंस में किया गया है। और वो बोलते हैं कि वर्ल्ड इज लाइटेड, कि संसार को भी नेचर से सीखने की जरूरत है। That serene and blessed mood in which the affection gently lead us on until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are led asleep in body and become a living soul। और फिर नेचर का बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन इन लाइंस में किया गया है कि नेचर उनकी सोल में है, और उन्हें जितनी भी ये चीजें हैं, जो स्ट्रगल पेन, जो भरायुक्त जो जीवन है, उसमें जो है एक रिलैक्सेशन का काम करता है नेचर। इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को देखो तो यहाँ पे बताया गया है द नॉइजीनेस एंड लोनलीनेस ऑफ अर्बन सेटिंग। अर्बन सेटिंग का डिस्क्रिप्शन किया गया है पोएट के द्वारा। वो बताया गया है कि जो अर्बन लाइफ है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी समस्या को नेचर के द्वारा जो है सोल्व किया जा सकता है। रिमेम्बरिंग द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, वो रिमेम्बरिंग करते हैं वो सब चीज, और वो उनकी मेमोरी को रिस्टोर करके फिर उन मेटेरियलिस्टिक जो थिंग्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे फाइट करते हैं। ये सब लाइन बताई गई है, आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इफ दिस बी वट ए वेन बिलीव हो हाउ इफ डार्कनेस एंड amid द मेनी शेप्स ऑफ joyless delight when the fretful still unprofitable and the fever of the world। इन लाइंस में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनका बिलीफ है, क्या बिलीफ है, कि जो ये डार्कनेस होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनका बिलीफ है कि नेचर के द्वारा ये सब चीजें सोल्व की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने उसको फील किया है और अपनी सोल से फील किया है। यही सब चीज इसमें मैसेज में बताई गई है। वो याद करते हैं, स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी ओ साइल वन वे दो वांडर इनटू द वुड्स हाउ ओपन हैज माय स्पिरिट टर्न टू दी। तो वो सब चीजें उसकी डिस्क्रिप्शन के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सोल्व करते नजर आ रहे हैं नेचर के थ्रू। स्पीकर को जो तो वही सब चीजें बताई गई हैं। मेन पॉइंट देख ले तो अनहैप्पीनेस एंड द रश एंड द स्ट्रेस ऑफ डेली लाइफ हैवन वेट हैव। तो जब वो जो पोएट होता है वो फील करता है अनहैप्पीनेस को, रस को, स्ट्रेस को डेली लाइफ के, तो तब किस चीज को वो याद करते हैं, वो नेचर को याद करते हैं। ही हैज रिमेंबर्ड दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप एड्रेसिंग द लैंडस्केप डायरेक्टली ही सेड दैट विद इन हिज माइंड और सोल ही हैज गॉन बैक टू द वुडलैंड्स ऑफ द वे वैली फॉर सोलेस एंड comfort। Next, and now within glimpse of half extinguished thought, with the many recognition, demand fate, and somewhat of a sad perplexity, the picture of the mind revise again। अब इस लाइन्स में पोएट क्या कह रहे होते हैं कि जो नेचर की जो मेमोरीज है,
जो वो आए हैं उन्होंने अपना यहाँ पे चाइल्डहुड मोमेंट भी उनके कुछ मेमोरी हैं और वो कह रहे थे कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो वर्ल्ड का जो उनका लाइफ़स्टाइल है, वो कुछ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स हो चुके हैं। थोड़ा-थोड़ा जो है वो डार्क चीज़ों में जो है ये कह सकते हो आप कि वो जो रोशनी है, उनकी जो नेचर की जो मेमोरीज़ की रोशनी है, वो एक्सटिंग्विश होता है, बुझ वो थोड़ा-थोड़ा बुझ चुकी है। एंड सम वाट ऑफ ए सैड परप्लेक्सिटी, और जो ये सैड परप्लेक्सिटी है, जो स्ट्रगल्स है, जो रियलिस्टिक लाइफ का, द पिक्चर ऑफ द मैन रिवाइंड्स अगेन, और वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को फिर से वो रिवाइव करते हैं, उन्हीं मेमोरीज़ को। व्हाइल हियर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सीन्स ऑफ प्रेजेंट प्लेजर बट विद प्लेजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड। अब वो क्या कहते हैं कि अब वो मेमोरी को फ़ील करते हैं, उस नेचर के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, उस पॉइंट, उस जो लैंडस्केप का जो नज़ारा होता है, वो वही लाइन इसमें बताई गई है कि वो पोएट को बहुत प्रॉपर तरीके से जो है, उन परप्लेक्सिटी से मुक्त करके एक स्मूथ लाइफ़ की तरफ बढ़ा देते हैं। For future years and so I dare to hope though change no doubt from what I was when first I came among the hills। अब इन लाइन्स में क्या कहते हैं, जैसे बोला है कि आई वाज व्हेन फर्स्ट, जब वो, अब बात कर रहे हैं जब वो पहले यहाँ आए थे, जब पहले उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। आई केम अमोंग दी हिल्स व्हेन लाइक ए रो आई बाउंड। अब लाइक ए रो होता है हिरन। यहाँ पे पोएट क्या करते हैं, अपनी चाइल्डिश जो उनका जो बचपना था, जो चाइल्डिश लाइक उनकी जो एक्टिविटीज थी, उसको फिल कर रहे होते हैं और उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर रहे होते हैं। आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स बाय द साइड ऑफ द डीप रिवर्स। वो उधर उधर से माउंट और रिवर्स से इधर उधर, जैसे एक छोटा बच्चे के समान बच्चा कहीं भी फ्रीली घूमता है, खेलता है, तो उसी चीज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया गया है। नेचर लेड मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स। लेकिन जैसे एक बच्चा खेलता है और जैसे नेचर का कोई, जैसे सब कह सकते हो कि जैसे झरने की कोई आवाज आ रही है और वो बच्चा क्या करेगा, बच्चा डर जाएगा, ही कह सकते हो। लेकिन तब तो उनको डर लगता था, घूमते फिरते सब चीजें, तब उनका डीप इंटरेस्ट नहीं था नेचर में, तब उनके लिए जैसे कि एक खुला आसमान, खुली चीजें, जैसे एक बच्चे के लिए खेलने के लिए चीजें होती है, लेकिन उसका प्रॉपर अर्थ उन्हें नहीं पता था। उसी चीज का डिस्क्रिप्शन इन लाइन्स में किया गया है। एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन। अब फिर वो जो एनिमल मूवमेंट्स यहाँ पे वर्ड आया है, जैसे एक जानवर होता है वो फ्रीली फील करता है नेचर में, उसे कुछ आगे पीछे का ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, उसी प्रकार उन्होंने अपने आप को यहाँ पे अपने चाइल्ड को जो है कंपैरिजन किया है एनिमल मूवमेंट से वर्ड्सवर्थ ने। आई कैन नॉट पेंट वार देन आई वाज द साउंड इन कटरैक्ट हाउंटेड मी लाइक ए फैशन। और जो झरने की जो आवाज थी, वो क्या करती थी, वो हॉन्ट करती थी, डराती थी, लाइक ए पैशन द टाल रॉक द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड देयर क्लस्ट एंड दे फॉर्म्स वेयर देन टू मी एन एपेटाइट ए फीलिंग एंड लव। वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया गया है कि जो नेचर का जो उस टाइम पे उन्होंने फील किया था, दैट हैड नो नीड ऑफ ए रिमोटर चार्म बाय थॉट सबलाइम नॉट एन इंटरेस्ट अनबोर्ड फ्रॉम द आई। लेकिन उस टाइम पे उन्हें उसका महत्व नहीं पता था, वो जस्ट एक एंटरटेन का सोर्सेज था, वो ब्यूटी थी। लेकिन जैसे जैसे जब वो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बने, एक मैच्योर पर्सन बने, तो उनका डीप इंटरेस्ट हुआ, ये सब चीज इसमें बताई गई है। इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि जो मेमोरीज़ है, वो जो एक हल्की पड़ रही है, बिकम डार्कर और हार्ट, जो नेचर की जो मेमोरीज़ है, वो इस डार्क साइड में, वर्ल्ड के डार्क साइड में थोड़ा धुंधली हो गई है। देयर इज ए काइंड ऑफ सैडनेस और कंफ्यूजन ऑफ द स्पीकर्स थॉट्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बताया गया है स्पीकर का, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, ऑफन रिमेंबर्ड एज ए पिक्चर इन माइंड, अपने माइंड वो पिक्चर रिमाइंड करते हैं। एट द सेम टाइम बीइंग इन द लैंडस्केप गिव्स हिम द सेंस इन एडिशन टू द हैप्पीनेस एक्सपीरियंस। वही सब चीज़ें वो मेमोरीज को याद करते हैं और फिर उससे फाइट करते हैं और फिर जो है अपने आप को रिलैक्स फील कराते हैं। और वो बता रहे होते हैं व्हेन ही वाज यंगर एंड फर्स्ट केम हियर, जब वो यहाँ आए थे, जब छोटे थे, हिज यंगर सेल्फ वाज लाइक ए डियर jumping through the hills and alongside deep rivers and isolated streams alike following nature। और वो बता रहे हैं कि डियर के समान, एनिमल के समान वो फ्रीली जो है इधर उधर घूमते थे, खेलते थे। हिज यंगर सेल्फ वाज समवन रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट ही फियर्ड rather than running towards something greater। और वही सब चीजें बताई गई था, तब उनके लिए उतना डीप इंटरेस्ट नहीं था नेचर में, जो कि आज एक मैच्योर पर्सन होने के बाद में है। यही सब चीजें इन लाइन्स में बताई गई है। जैसे कि द लैंडस्केप फिल्ड द यंगर स्पीकर विद इंटेंस इमोशन एंड लव, yet this experience was missing a deeper spiritual or intellectual aspect beyond what could physically be seen। Next, that time is past and all its aching joy are no more, and all its dizzy raptures not for this faint eye, nor mourn for nor murmur other girls, sorry other gifts have followed for such loss I would believe। ये लाइन्स आ जाती है ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। दैट टाइम इज पास्ट
एंड ओनली ट्रैकिंग जॉय आज आर नो मोर। एंड आप देख पा रहे हो कि अब वो बचपन की बातें याद कर रहे थे ऊपर की लाइन से, बोले कि वो पास्ट की चीजें हो चुकी हैं और जो जॉयज थे अब वो ज्यादा अब वो नहीं बचे हैं। एंड ओनली डीजी रैप्चर्स नोर फॉर दिस फैंट आई नोर मोर फॉर मरमर। लेकिन वो कहता है कि अब जो ये डीजी रैप्चर्स हैं ये अब धुंधले हो चुके हैं क्योंकि ये पास्ट की चीजें हो चुकी हैं। लेकिन नोट फॉर दिस फेंट आई नोर मोर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पोएट है वो विलाप करें, अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड फॉर सदर। क्योंकि गिफ्ट क्या, गिफ्ट का यहाँ से मतलब है कि नेचर। I would believe abundant recompense, for I have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth, but hearing often times the still sad music of humanity। अब वो क्या करते हैं, for I have learned to look on nature, अब वो नेचर की तरफ को देखते हैं, not as in the hour of thoughtless youth। अब ये बात देखिए, ये लाइन से देखिए, नोट एज इन द आर ऑफ थॉटलेस यूथ। इसका मतलब है कि जब वो यूथ में उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था तब वो उतने मैच्योर नहीं थे, तब उन्हें इसके डीप इंटरेस्ट का नहीं पता था नेचर का। लेकिन अब वो सीख चुके हैं और वो नेचर की तरफ देखते हैं और एक डीप इंटरेस्ट की तरफ देखते हैं। बट हियरिंग ऑफन टाइम द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। आप बहुत एग्जाम में आई है, इसको देख लेना, जो जो भी मैंने इसको किया है डार्क, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा। नोर हार्स नोर ग्रेटिंग थ्रो ऑफ एम्पल पावर टू चेसन एंड सबट्यूब। अब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं। द पास्ट इज ओवर, जो पहला पॉइंट है वो पास्ट बीत चुका है। किस पास्ट की बात कर रहा है, जो पहले विजिट किया गया था पोएट के द्वारा, उस पास्ट की बात कर रहा है। फिर बोलता है द स्पीकर इज नॉट वीकेंड बाय दिस लॉस, लेकिन भले ही वो नेचर की जो मेमोरीज थी उनकी थोड़ी बहुत धुंधली हो चुकी है, लेकिन वो कंप्लीटली उस चीज से को नहीं भूले हैं और वो फिर से उन्हीं मेमोरीज को जो है अगेन उसको याद करते हैं और वो कमजोर नहीं होते, वो विलाप नहीं करते इस चीज के लिए जो वो आज की जो लाइफ को जी रहे होते हैं। स्पेसिफिकली ओवर टाइम ही हैज गेन्ड द एबिलिटी टू रियल सी नेचर, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार वो डीप इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं नेचर में। नॉट थॉटलेसली एज इट डिड व्हेन ही वाज यंग, ऐसे नहीं कि जैसे वे यंगर थे उनका कोई डीप इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मैच्योर होने के बाद में प्रॉपर इंटरेस्ट रखते हैं नेचर में। But with a full awareness of all the sadness and harmony that comes with being a human being। और जो लाइन थी द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ, तो वो बताया गया ये इस लाइन कर रहा है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, जो सैडनेस जो और साथ में जो हार्मनी है, दैट कम्स विद ए बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ये तो जीवन का पार्ट है। अगर कोई प्रॉपर इस लाइन का अर्थ आपसे पूछे द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की क्या है, वो एंड जो आर द पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। कभी आप के खुश होंगे, कभी आप दुख होंगे, यही तो सिर्फ उसी चीज का डिस्क्रिप्शन किया गया, ये तो पार्ट है सैडनेस और हार्मनी दैट कम्स विद बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। दिस अवेयरनेस, दिस ह्यूमन म्यूजिक इज नॉट जैरिंग ऑन अनप्लेजेंट, इंस्टेड इट हैज ए calming मैच्योरिंग इफेक्ट हेल्पिंग द स्पीकर गो आउट ऑफ हिज यूथफुल इंटेंशनली एंड नेगेटिवली। तो बोलते हैं कि यदि आप इन सब चीजों को नेचर से ऐड कर लोगे या जोड़ लोगे या कंपैरिजन कर लोगे, तो ये सब चीजें आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर जाओगे। इन्हीं चीज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पोएट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट लाइन से गाइस, एंड आई हैव फेल्ट ए प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। अब जनरली जो पोएट का मूड है वो कंप्लीटली नेचर की तरफ है, और फिर बोलते प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब, एक प्रेजेंस है जो उसको डिस्टर्ब करती है विद इस आनंद में जो वो कर रहे हैं एलिवेटेड थॉट्स। डिस्टर्ब क्या करे कि जो ये थॉट्स है, जो उनकी डीप थॉट्स है। अब यहाँ से देखिए कि जो राइटर है इन लाइन्स वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ को जा रहे हैं, एलिवेटेड थॉट्स की और ज्यादा ये सब चीजें बढ़ रही हैं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है पोएट को। इस एंड सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड हुज ड्वेलिंग इन द लाइट ऑफ सेटिंग सन्स एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर। और वही सब चीज बताया कि व्याख्यान दिया गया है सेटिंग सन्स का, ओशन का, लिविंग एयर का, एंड द ब्लू स्काई एंड द माइंड ऑफ मैन, इमोशन एंड स्पिरिट दैट इंपेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स। और इन्हीं चीज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या है कि जो ये थॉट्स हैं अब जो है इनके डीप डीप होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देयरफॉर एम आई स्टिल ए लवर ऑफ द मेडोज एंड वुड्स एंड माउंटेन्स। और बताते हैं इसलिए मैं ये मुझको इतना स्मूथ करते हैं और इतना डीप इंटरेस्टेड मैं होता जा रहा हूँ नेचर के इस खूबसूरत एस्पेक्ट्स में। तो वो क्या कहते हैं कि ये इसलिए क्योंकि मैं लवर हूँ नेचर का एंड माउंटेन्स का, ऑफ ऑल दैट वी होल्ड फ्रॉम द ग्रीन अर्थ और ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर बोथ व्हाट दे हैव क्रिएटेड एंड व्हाट परसीव। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन कर दो तो ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर का मतलब कि संसार में मानव के द्वारा हैव क्रिएटेड एंड व्हाट परसीव, कि कुछ आधी से भी कम चीजें देखी गई है समझ लो।
और अब तक तो इंसान ने आधी ही चीज इन्वेंशन की है और आधी ही चीज ऑब्जर्व की है, और अभी तक तो पूरी चीज देख भी नहीं पाए हैं, लेकिन तभी जो वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ महोदय है, वो उतना ज्यादा प्रभावित है नेचर से कि वो अपनी कंप्लीटली लाइफ को वो सोल तक उससे जुड़ चुके हैं। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि द नर्स किसको बोल रहा है, द एंकर किसको, द गाइड, द गार्जियन, ये सभी क्या है? ये है जो फीचर्स हैं नेचर के, नेचर को के रिगार्डिंग ये सब बातें पोएट बता रहा है। और वही सब चीजें इसमें बताई गई है कि ओवर टाइम द स्पीकर कम टू एक्सपीरियंस ए काइंड ऑफ फोर्स, कि जो वो डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो उसके थॉट्स है वो एलिवेटेड हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चीजें बताई गई और सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है नेचर का। उसके बाद में नोर perhaps if I were not thus thought, should I the more suffer my genial spirits of decay, for thou art with me here upon the banks of this fair river, though my dearest friend, my dear friend। ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि संभवतः वो क्या बोलता है, इफ आई वर नॉट द thought, अगर ये चीजें मैं नहीं, इन चीजों का अनुभव मैं ले रहा होता, शुड आई द मोर सफर, मैं तो सफर कर रहा होता अपनी लाइफ में, ऐसे ही सर्वाइव कर रहा होता इस मैट्रिस्टिक वर्ल्ड में, और ऐसे ही जैसे जो स्पिरिट्स का जो डिके हो जाता है, पतन हो जाता है, वही सब मेरे साथ भी हो रहा होता। फॉर दो आर्ट विद मी हियर अपॉन द बैंक्स ऑफ द फेयर रिवर, दो माय डियरेस्ट फ्रेंड। और मेनली जो डियरेस्ट फ्रेंड यहाँ पे कहा गया है वो डोरथी के लिए किया गया है, क्योंकि उनके सिस्टर के साथ में माय डियर डियर फ्रेंड एंड माय दाई वॉइस जो सिंबलाइज करता है डियरेस्ट फ्रेंड, या जिसको बोला जाता है वो डोरथी के बारे में बोला जाता है। टू भी आप यहाँ से इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ माई ऑफ दाई वाइल्ड आइज। और वो बोल रहे होते हैं कि जो मैंने अनुभव किया है नेचर का, उसी का व्याख्यान दे रहे हैं डोरथी को। ओन यट ए लिटिल व्हाइल मे आई बी होल्ड इन दी व्हाट आई हैव डन माय डियर डियर स्टूडेंट दिस प्रेयर में नो दैट नेचर नेवर डिड ब्रेव। वो दिखाते हैं कि नेचर इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस फिजिकली अट्रैक्टिव वर्ल्ड में जो है, आपको हर कोई धोखा दे देगा। अपने स्वार्थ के पीछे सब भाग रहे हैं, पाना खोना इन सभी चीजों के पीछे, लेकिन वो बोलते हैं कि नेचर आपको कभी जो है धोखा नहीं देगी। द हार्ट दैट लव्ड हर टीचर प्ले विदाउट ऑल द रिस्क ऑफ दिस होल लाइफ टू लेट फ्रॉम जॉय टू जॉय। और नेचर का एक बार अगर आपने दामन ले लिया तो आपको वो हमेशा रिलैक्स कराएंगी, चाहे जो भी सिचुएशन में आप हो। For she can so inform the mind that is within, so impress with quietness and beauty, and so feed with lofty thoughts that neither evil tongue rest। और वो बोलते हैं कि जितने भी एविल टंग होती है, एविल टंग से मतलब बुराइयां, इन सब चीजों से है, कि इन सभी चीजों में आप खुद को जो है बेहतर तरीके से जो है आप स्मूथली अपनी लाइफ को जी सकोगे। ये सब लाइन्स का डिस्क्रिप्शन इनमें किया गया है। द स्पीकर से दैट इवन इफ सम चांस, वही सब चीज है मैं आपको बता चुका। थोड़ा सा मेन चीज देख लो तो ही कंपेयर्स नेचर टू ए वुमन हु इज फेथफुल एंड हु केयर्स मोस्ट फॉर लीडिंग पीपल थ्रू लाइफ जॉयफुली। अब वो बोलते हैं कि नेचर एक वुमेन के तौर पे जो फेथफुल है, जो बोलते हैं कि नेचर नेवर बिट्रे, वो बोलते हैं ये जो लाइंस थी कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, कि वो डोरथी के लिए बोलते हैं कि वो नेचर जो हमेशा जो है आपको आनंदित ही करेगी, आपको कभी धोखा नहीं देगी। द स्पीकर सेड दैट नेचर कैन सेव ह्यूमन माइंड सो वेल, मेक सच ए स्ट्रांग इंप्रेशन ऑफ ब्यूटी एंड काम, एंड नेचर सच ए हायर लेवल ऑफ थिंकिंग दैट थ्रू दीज गिफ्ट्स पीपल विदस्टैंड ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ इमॉर्टलिटी ऑफ डेली लाइफ। और वही सब चीजें बताई गई कि जब आप डिफिकल्टीज इस लाइफ में होंगे तो वो नेचर ही है जो आपको इन सब चीजों से बाहर निकालेगी। In fact, he says with the gifts of nature, people can withstand everything that is bearing or difficulty to by day existence. Now, therefore, next lines में देखते हैं, let the moon shine on thee in the solitary walk and let the misty mountain। वो बोल रहे हैं ज्योति, जब तुम परेशान होगी तो तुम चंद्रमा को देखना और सोलिटरी वॉक करना, एंड लेट द मिस्टी माउंटेन्स बी फ्री। और इस जो नजारा है नेचर का उसको फील करना, टू बुलो गेस्टी एंड इन आफ्टर ईयर्स व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटिटीज हैव बीन मैच्योर्ड इनटू ए सोबर प्लेजर। बोलते हैं जब तुम धीरे धीरे और मैच्योर हो जाओगे तुम्हें और ज्यादा वो सोबर प्लेजर फील कराएगी नेचर। व्हेन दाई माइंड शैल बी मेंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, दाई मेमोरी बी एज ए ड्वेलिंग प्लेस फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हार्मोनियस। वो देन वही सब चीज का डिस्क्रिप्शन किया गया है कि नेचर कैसे कैसे जो है उसको डोरथी को जो है स्मूथ फील कराएगी। If solitude of fear or pain or grief should be the portion with thy healing thoughts of tender joy with thou remember me। और बोलते जब तुम एकांत में होंगे, डर में होंगे, दुख में होंगे, तब क्या होगा, तुम फील करना और पोएट को फील करना, उन मेमोरीज को फील करना जो वे आज मतलब ग्रैब कर रहे हैं इस वे वैली में। नोर पर हैंड संभवतः इफ आई शुड बी वेयर नो मोर। और फिर बोलता है कि इफ आई शुड बी वेयर, हो सकता है कि मैं ना रहा हूं उस टाइम पे, कैन हियर दाई वॉइस नोर कैच फ्रॉम द वर्ल्ड आइज दीज ग्लिम्स।
पास्ट एग्जिस्टेंस, लेकिन वो बोलते हैं कि जो ये पास्ट एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये हमने साथ साथ इन मेमोरी को इकट्ठा किया है। विद दो देन फॉरगेट द ऑन द बैंक्स ऑफ द डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर। और वो बोलते हैं कि मेन एक्सप्लेनेशन में देखो तो स्पीकर प्रे करता है नेचर विल ऑलवेज स्टे विद एंड हेल्प हिज सिस्टर, ही होप्स दैट व्हेन शी इज अलोन शी विल एक्सपीरियंस मूनलाइट। वो बोलते हैं कि जब तुम अलोन होगी, दुखी होगी, तो तुम एक्सपीरियंस करना नेचर को और मेमोरी को जो है सजोए रखना। ही गोज ऑन टू इमेजिन हर व्हेन शी इज ओल्डर, वो जब ओल्डर होगी तो वो और ज्यादा मैच्योर होगा, जो आप तुम जो नेचर के साथ जो मेमोरीज तुम जो इकट्ठा कर रही हो। सी एक्सपीरियंसेस पेन और लोनलीनेस और फिर सी विल जॉयफुली रिमेंबर हिम। और जब भी वो दुखी होगी, हताश होगी, परेशान होगी, तो उन मेमोरीज को अच्छे से याद करें। एड्रेसिंग हर नाउ एट दिस मेमोरी विल बी हीलिंग, और वो ये मेमोरी जो नेचर की है, इन सब चीजों से, इन सब प्रॉब्लम से जो है उसको हील कर देगी। दिस फ्यूचर पॉइंट ही माइट हैव डाइड एंड कैन नो लॉन्गर सी और देयर इज सिस्टर, ही से दैट इवन इफ दिस इज केस हिज सिस्टर विल रिमेंबर दैट दे वर टुगेदर इन द, और वो बोलते हैं कि हो सकता है कल को राइटर ना हो, लेकिन ये मेमोरीज हमेशा उसके साथ रहेगी। नेक्स्ट, कंप्लीटली स्पिरिचुअलिज्म का पैराग्राफ, ये लाइंस हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। वो बोलते हैं दैट आई सो लॉन्ग ए वर्शिपर ऑफ नेचर, मैं तो नेचर का वर्शिपर हूँ। ए वर्शिपर ऑफ नेचर कौन है यहाँ पे? पोएट है। Hither came unwearied in the service, rather say with warmer love, with far deeper zeal of foliar leave, not with honor forget that after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear, both of them for my sake। ऑन लाइन्स में ये क्या गया कि इसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट को दिखाया गया है। वो बोलते हैं कि लाइक ए रिलीजियस पर्सन ही वर्शिप्ड नेचर एंड दैट ही केम टू दिस सेटिंग आउट दिस डिवोशन। और जो ये यहाँ पे जो खड़े हैं, जो नेचर में है, तो ये डिवोशन जो आई है वो नेचर से आई है। He described his feeling of this place as not just ordinary love but as the stronger kind of devotional and sacred love। तो जो ये लाइन्स है, ये completely आपको कन्वर्ट होते दिखाई दे रही हैं कि ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो है पोएट यहाँ पे जा रहे हैं। He says finally that his sister will remember even after the passage of many years and traveling elsewhere that this forest, these cliffs and this whole living natural place were beloved to him on their own terms but also because of what they will mean to her। और इसी के साथ ये जो लाइन्स है कंप्लीटली पूरी हो गई है इसके स्पिरिचुअलिज्म के साथ ही। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो पोएम होगी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस होगी, उसे मैं जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।